नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। पूरे देश में स्थिति विस्फोटक है। वो नेपाल जिसने क्रांति के जरिए 2008 में राजशाही को उखाड़ फेंका था, जिसने लोकतंत्र के रास्ते चलने का संकल्प लिया था, वो नेपाल आज बगावत की आग में सुलग रहा है। क्यों? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर 2008 के बाद अगले 17 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में 14 प्रधानमंत्री आए और फिर हाशिए पर चले गए। कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। केपी शर्मा ओली सरकार का भी तख्ता पलट हो गया। आखिर बार बार नेपाल में विद्रोह क्यों? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। नेपाल में लोकतंत्र में आग लगाने के पीछे कौन? जेन ज़ी विद्रोहियों की चौंकाने वाली ब्रेन मैपिंग। गोरखा भूमि पर बार बार जन आक्रोश क्यों फैलता है? क्रांति के चक्रव्यूह में नेपाली अतीत का आईना। क्रांति रात 11 बजे। सितंबर से शुरू नेपाल में जेन ज़ी क्रांति की हिंसक परिणति की तस्वीरें हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री राजधानी छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोहियों और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बिल्डिंग और कार्यालयों पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, संसद हो या फिर मंत्री और नेताओं के घर विद्रोह की आग में झुलस चुके हैं। सबसे पहले हिंसा से जुड़ी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इसके बाद नेपाल में विद्रोह के पीछे की पूरी कहानी समझाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि नेपाल क्रांति के चक्रव्यूह में कैसे फंसा। नेपाल में विद्रोह की तस्वीरें देखिए। कैसे विद्रोहियों ने प्रधानमंत्री हाउस पर कब्जा कर लिया, तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात ऐसे हो गए कि पीएम ओली इस्तीफा देकर सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गए। नेपाल के हालात देखकर लग रहा है जैसे प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ सरकार बदलना ही नहीं, बल्कि सत्ता और उसके सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना है। इसलिए विद्रोही नेताओं की पिटाई के साथ ही जहां से सत्ता चलती है उस पर कब्जा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। चाहे वो संसद हो या सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति भवन, सब जगह प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। सरकारी बिल्डिंग के साथ ही नेपाली कांग्रेस पार्टी के ऑफिस को भी निशाना बनाया गया। ऊर्जा मंत्री के घर तोड़फोड़ करके जो नोट मिले उसको हवा में उड़ाया गया। नेपाली मीडिया ने दावा किया है कि पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब आप नेपाल हिंसा की एक तस्वीर डिटेल में देखिए। कहां क्या हुआ, कैसे जेन ज़ी ने सरकार और उसके समर्थकों को राजधानी छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। तस्वीर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के घर की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया और तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया। धुएं के गुबार से पूरा इलाका भर गया। इससे पहले ही ओली का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया था। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ ओली के सरकारी आवास को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उनके निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया। साथ ही सामान को भी बाहर निकालकर आग लगा दी। जिसके बाद पीएम ओली सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिए गए।
इसके अलावा ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जो आपको बेहद चौंकाएंगी। ये तस्वीरें नेपाल की संसद की हैं, लेकिन विद्रोहियों ने नेपाली लोकतंत्र के मंदिर को भी फूंक दिया। संसद की ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा है कि संसद धू-धू कर जल रही है, जिसके ऊपर सिर्फ धुएं का गुबार है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। पूर्व पीएम देवबा के घर विद्रोहियों ने अटैक कर दिया। देवबा और उनकी पत्नी को घर से निकाला और पीटते पीटते लहूलुहान कर दिया। पूर्व पीएम की हालत ऐसी हो गई कि वो जान बचाने के लिए खेतों में बैठे रहे, जिनको आर्मी कवर दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ अटैक ही नहीं किया, बल्कि देवबा के घर में लूटपाट की। उनके घर के कीमती सामान और पेंटिंग्स को भी उठा ले गए। हालांकि काफी मुशक्कत के बाद आर्मी ने देवबा को सुरक्षित निकाला, लेकिन तब तक वो हमले में बुरी तरह से घायल हो चुके थे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निवास स्थान शीतल भवन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ नेपाल के बड़े नेताओं और बिल्डिंग्स को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हर उस शख्स को निशाना बनाया जो सरकार के साथ दिखा या जिस पर ओली और सरकार के समर्थन की आशंका थी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से घर खाली करवाने के बाद विद्रोहियों ने उन इलाकों को भी टारगेट किया जहां नेता और मंत्री रहते थे। प्रदर्शनकारी वहां के सुरक्षा कर्मी से बंदूक लेकर फायरिंग करते दिखे। सिंह दरबार इलाके में सांसदों, मंत्रियों और नेताओं का घर है। प्रदर्शनकारियों ने इस इलाके को भी नहीं बख्शा। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा कर पीटा। दिल दहलाने वाली क्रांति की खौफनाक तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे वित्त मंत्री अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तभी एक प्रदर्शनकारी उनको एक लात मारता है, जिससे वो दीवार से टकरा जाते हैं और फिर उठकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक प्रदर्शनकारी गर्दन से उनको पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। वित्त मंत्री को दौड़ाकर मारा तो ऊर्जा मंत्री के घर पर कब्जा कर लिया। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद उनके घर से बरामद नोट भी हवा में उड़ाने लगे। विद्रोहियों के हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत सोशल मीडिया बैन से हुई। जब ओली सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया और जब युवा विद्रोहियों ने विरोध शुरू किया तो सरकार ने फायरिंग करवाई, जिसमें अब तक 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। जिसके बाद विरोध की आग नेपाल में ऐसी फैली कि उसने सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। सरकार समर्थित लोगों को राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस बगावत के पीछे कई वजह हैं, जिसकी शुरुआत भले ही सोशल बैन से हुई, लेकिन विद्रोह की आग फैलने के कई और कारण हैं। 4 साल में 3 बड़े घोटाले। गिरी बंधु भूमि स्वैप 54,000 करोड़ रुपए, ओरिएंटल कोऑपरेटिव 13,600 करोड़, कोऑपरेटिव घोटाला करीब 70,000 करोड़ का। इसके अलावा सियासी अस्थिरता, जिसके 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले गए। बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा रही, तो वहीं 20% लोगों के पास देश की आधी से ज्यादा संपत्ति। अमेरिका चीन का इन्फ्लुएंस, बैन के बाद टिकटॉक चालू रहा। भारत से दूरी, लिपुलेख विवाद, जबकि चीन से नजदीकी, रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद से नेपोटिज्म का मुद्दा भी बना। इन सारी वजहों से युवाओं की नाराजगी बढ़ रही थी। कुछ महीने पहले इसीलिए सरकार के खिलाफ वापस राजशाही की मांग हो रही थी। सरकार को लगा कि सोशल मीडिया बैन करने से विद्रोह की चिंगारी शांत हो जाएगी, लेकिन ये चिंगारी कब आग बन गई, ओली को इसकी भनक भी नहीं लगी। भले ही इस विद्रोह का कोई चेहरा या लीडर लाइमलाइट में ना हो, लेकिन इस आंदोलन के पीछे नेपाल के 2 लीडर्स का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। नेपाल में जेन ज़ी की इस क्रांति के पीछे पहला नाम 36 साल के सुदन गुरुङ का है, जो हामी नेपाल नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। जबकि क्रांति का दूसरा नाम है राजधानी काठमांडू के मेयर पालेन शाह, जिनको विद्रोह के दौरान अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। सुदन ने ही सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की रूपरेखा शेयर करते हुए छात्रों से स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें लेकर आने की अपील की। सुदन की अपील से शुरू रैलियां इतनी तेजी से फैली कि सोशल मीडिया ब्लैकआउट और इंटरनेट प्रतिबंधों के बावजूद युवाओं की भीड़ सड़कों पर उमड़ आई। संसद भवन की बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुसने लगे, जिसके बाद सरकार के आदेश पर पुलिस ने छात्रों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी।
काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह, जिनको हिंसा के दौरान नजरबंद किया था, क्योंकि सरकार को डर था कि अगर बालेन खुलकर विद्रोहियों के समर्थन में आए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। राजनीति में आने से पहले एक रैपर और कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई, बालेन अपने रैप में हमेशा सामाजिक मुद्दे, युवाओं की परेशानी, युवाओं के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद उन्होंने 2022 में काठमांडू के मेयर का चुनाव निर्दलीय जीता और अपने काम से युवाओं के दिल में उतरने लगे। बालेन ने सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया, इसलिए ओली के प्रधानमंत्री पद के इस्तीफे के बाद बालेन शाह का नाम विकल्प के तौर पर अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने के लिए सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नेपाल के इतिहास में ऐसी हिंसक क्रांति पहली बार हुई है। इससे पहले नेपाल में करीब एक दशक से ज्यादा समय तक राजशाही से मुक्ति के लिए हिंसक आंदोलन हो चुका है। 2008 में माओवादी क्रांति के बाद 240 साल बाद राजशाही से आजाद हुआ, लेकिन क्रांति के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि आज तक निकल नहीं पाया। 1951 से 1960 तक नेपाल क्रांति एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसके कारण राणा शासन का अंत हुआ और नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसे राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान कई अस्थायी सरकारें बनी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। 1996 से माओवादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया। प्रधानमंत्री बार बार बदले, संसद भंग होती रही और सुरक्षा मामलों में राजा इंटरफेयर करते रहे। 2001 में राजमहल हत्याकांड के बाद राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में आए और धीरे धीरे प्रधानमंत्री व संसद को दरकिनार करके सीधा शासन करने लगे। 2005 में ज्ञानेंद्र ने संसद भंग कर दी और पूरे देश पर सीधा राजा का शासन थोप दिया। इस समय सारे मंत्री उनके द्वारा नियुक्त होते थे और प्रधानमंत्री नाम मात्र का पद था। सेना और प्रशासन सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। यही तानाशाहीपूर्ण माहौल 2006 के जन आंदोलन 2 की वजह बना, जिसने 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया। इसके बाद नेपाल ने 2015 में नए संविधान के साथ खुद को एक डेमोक्रेटिक देश घोषित कर दिया। इसके बावजूद नेपाल अब तक अपने अतीत के आंदोलनों से मुक्त नहीं हो पाया है। उस वक्त भी आंदोलनकारियों का यही दावा था कि ये नेपाल के सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलकर एक न्यायपूर्ण और बराबरी लाने के लिए आंदोलन हो रहा है। लेकिन अगर इस आंदोलन की डिटेल में जाएं, तो पूरा मकसद सिर्फ राजशाही खत्म करना था, जिसके विद्रोह का झंडा गांव-गांव में बुलंद हुआ। 10 साल तक चले इस हिंसक सिविल वॉर में 16,000 से अधिक लोग मारे गए। 2006 में शांति समझौते के साथ सिविल वॉर खत्म हुआ, जिसके बाद नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि एक गणतांत्रिक देश बन गया। तब से लेकर अब तक नेपाल और देश की जनता के हालात कितने बदले, ताजा सूरत हाल से तो यही लग रहा है कि नेपाल में असंतोष की आग अभी बुझी नहीं है। राजशाही जाने के बाद लगता था कि समस्याएं दूर होंगी, लेकिन सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, जिससे हालात और बिगड़ते गए। तो एक बार फिर नेपाल में राजशाही की मांग उठने लगी। जन जी के इस आंदोलन के बाद अभी कौन नेपाल की बागडोर संभालेगा? राजशाही लौटेगी या फिर अंतरिम प्रधानमंत्री बनाकर चुनाव के इंतजार में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे? फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस आंदोलन को देखकर लग रहा है कि अभी भी नेपाल में शांति और स्थायी सरकार की दरकार पूरी होने में काफी समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।